नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के आश्रम में मासूम से यौन शोषण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। आश्रम संचालिका की भूमिका भी आई जांच के दायरे में। उदयपुर के देबारी अंबेरी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर। ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक हुआ घायल। मदद के बहाने राहगीर का अपहरण करने वाली गैंग हुई बेनकाब। उदयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। घायल होने का नाटक कर वसूलते थे रंगदारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के जय अंबे आश्रम में मासूम बच्ची से यौन शोषण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में मुख्य आरोपी नारायण उर्फ नारू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश के बाद उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। वहीं आश्रम की संचालिका बसंती मीणा की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। उदयपुर के जय अंबे आश्रम में मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी नारायण उर्फ नारू को दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस मामले में आश्रम की संचालिका बसंती मीणा की भूमिका को लेकर भी तफ्तीश कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि इस पूरे घटनाक्रम में उसकी क्या भूमिका थी। आपको बता दें कि मां के निधन और शराबी पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद पीड़ित बालिका आश्रम में रह रही थी, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूर्व शिक्षक की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर बालिका को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष यशोदा पणिहार के निर्देश पर राजकीय बालिका गृह में आश्रय दिलवाया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने खुद बालिका गृह पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए थे। फिलहाल मामले की जांच महिला अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह द्वारा की जा रही है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी है। हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। अरे क्या? एक मिनट नो आप 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए। आप ये आरोपी है ना, जो क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? आरोपी का आप क्या करेंगे? नहीं, आप उसको क्या बाहर करेंगे? निकालो, आप उधर चलिए। उसको बाहर निकालो। नहीं, कैसे निकालेंगे बाहर? वो डिजर्व करता है। यहाँ पे लोगों की बच्ची की जिंदगी खराब। आप इधर आइए, ये गलत बात है। ये कौन सा तरीका है आपका? नहीं, ऐसे हमारी कस्टडी में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी कस्टडी में नो, दिस इज रॉन्ग मैडम, दिस इज 100% रॉन्ग। सर, अगर हम लड़ रहे हैं तो हम नहीं लड़ रहे हैं तो आप उसके क्या आप उसके साथ मारपीट करेंगे क्या? मारपीट हमने करी, आपने तो फिर देखा। आप क्यों जा रही है उसके ऊपर? बात करने जा रही थी सर। नहीं, बात नहीं तो करके रहेंगे। ऐसे नहीं कर सकती हैं। ऐसे कैसे बात है? मैं कितनी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बट वो 50 साल का आदमी, वो उसके अभी आराम से चल फिर रहा है। सर, वो चल फिर रहा है, उसको क्या रिमांड करें? वो कैसे चल फिर रहा है? उसकी इन्वेस्टिगेशन उसको क्यों रिमांड नहीं लिया गया? इन्वेस्टिगेशन में बाधा मत डालिए, इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। उसको मारा क्यों नहीं किया सर? वो यहाँ सही सलामत से जा रहा है आराम से, कैसे सहन करें सर? आई एम ऑल्सो गर्ल, दिस इज नॉट फेयर। उदयपुर के देबारी अंबेरी मार्ग पर सोमवार को बड़ा सड़क का हादसा सामने आया। श्रीनाथ होटल के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को कार से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
उदयपुर के देबारी अंबेरी मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा श्रीनाथ होटल के सामने हुआ, जहां तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने क्षतिग्रस्त कार में फंसे घायल व्यक्ति को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार सड़क पर खड़ी होने से कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और वाहनों की आवाजाही को सुचारू करवाया। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर के कारण कार को भारी नुकसान पहुंचा है। देबारी अंबेरी मार्ग पर वाहनों की लगातार आवाजाही को देखते हुए हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। उदयपुर में मदद के बहाने राहगीरों को फंसाकर अपहरण और ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का प्रतापनगर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर राहगीर को बंधक बनाकर मारपीट करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने और पेटीएम के जरिए 25,000 रुपए वसूलने का आरोप है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल और वसूली गई रकम भी बरामद की है। प्रतापनगर थाना पुलिस के सामने चुनौती उस समय खड़ी हुई जब 1 अगस्त को एक व्यक्ति ने उसके साथ हुई सनसनीखेज वारदात की शिकायत दर्ज कराई। हिंदुस्तान जिंक के जिंक समेल्टर देबारी में ड्यूटी के बाद घर ढिकली लौट रहे व्यक्ति को हाईवे पर एक युवक घायल हालत में दिखाई दिया। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था। मदद की नियत से जैसे ही बहरूका 3 अन्य व्यक्ति भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक घायल होने का नाटक कर रहे युवक ने पीड़ित पर स्प्रे डाल दिया, जिससे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके बाद चारों ने उसे पकड़कर स्विफ्ट डिजायर कार में डाला और अंबेरी रोड की तरफ ले गए। आरोप है कि वहां पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। इसके साथ मारपीट की गई और पेटीएम के जरिए करीब 25,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर पीड़ित को डराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छवि शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रतापनगर अजय सिंह राव ने विशेष पुलिस टीम गठित की। अजय सिंह राव के नेतृत्व में टीम ने सूचना तंत्र और तकनीकी जांच को आधार बनाया। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान कर देवेंद्र बिश्नोई, मनीष जोशी, नरेंद्र देबारी और ओम प्रकाश को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे के आदी है और सड़क किनारे वाहन खड़ा कर घायल होने का नाटक करते थे। मदद के लिए रुकने वाले राहगीरों को अपने जाल में फंसाकर अपहरण, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के जरिए रुपए और जेवरात वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्विफ्ट डिजायर कार, मोबाइल और डरा कर वसूली गई रकम बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में करीब 12 साल से जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। कोजावाड़ा से परिंडा नाल तक करीब 9 किलोमीटर सड़क पर जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और बारिश का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क की स्थायी मरम्मत और निर्माण की मांग की है। साथ ही 1 माह में समाधान नहीं होने पर आगामी पंचायती राज चुनाव में 4 बूथों पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है।
बारिश के दिनों में सड़क की बदहाल स्थिति ने कोजावाड़ा परिंडा क्षेत्र के ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ा दी है। ग्राम पंचायत परिंडा क्षेत्र में कोजावाड़ा से परिंडा नाल तक करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले लगभग 15 वर्षों से खराब हालत में है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश के बाद इनमें कीचड़ और पानी भर जाने से आवागमन मुश्किल हो जाता है। यह मार्ग ऋषभदेव क्षेत्र को परिंडा सहित आसपास के गांव से जोड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार रोजाना इसी सड़क से विद्यार्थी, किसान, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और अन्य ग्रामीण आवागमन करते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। विद्यार्थियों को भी विद्यालय आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सड़क की खराब स्थिति के कारण जरूरी कामों के लिए लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लंबे समय से समस्या बनी रहने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर उदयपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल मरम्मत और सड़क के स्थायी निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी सड़क की समस्या को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 माह का समय देते हुए चेतावनी दी। यदि इस अवधि में सड़क की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी पंचायती राज चुनाव में कोजावाड़ा परिंडा क्षेत्र के 4 बूथों पर मतदाता वोट बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द सड़क निर्माण और मुरम्मत कार्य शुरू करवाने की मांग की है ताकि क्षेत्र के लोगों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिल सके। हरी धनेश्वर जी मीणा मेरा नाम है। मैं मांग हम सड़क के लिए लेके आए हैं। मूल तौर से आज़ादी के 80 साल हो गए हैं तो भी हमारे गांव में सड़क की हालत बहुत खराब है। लगभग 15 साल हो गए हमारी सड़क अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। जो सड़क है पूरी टूट कर जर्जर हो गई है। 15 साल से ना गाड़ी में कोई उसके सड़क के अंदर मरम्मत हुआ है, ना ही किसी प्रकार का नया सड़क का निर्माण हुआ है। पंचायत में ना किसी तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं, नहीं किसी सरपंच से सपोर्ट मिल रहा है, ना विधायक जी से सपोर्ट मिल रहा है, किसी सपोर्ट नहीं मिल रहा। हम बीजेपी के पास जाते हैं, सांसद जी के पास, वो बोलते हैं आपने कांग्रेस को वोट दिया, आप कांग्रेस को जाइए। कांग्रेस के पास जाते हैं तो आपने बाप पार्टी को वोट दिया तो उनके पास जाइए। वैसे वैसे हमको काम के लिए हमारे तरसा रहे हैं। बहुत हो गया, हमारे गाँव के बच्चे के सड़क के लिए रो रहे हैं। वहाँ पर सड़क के खड्डे भर के आप देखो, सड़क की हालत बहुत ख़राब हो गई है। कभी आपको टाइम मिले तो मीडिया से मेरा एक निवेदन है कि आप पधारे इस गाँव के अंदर। जो गांव का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इसी की मांग के लिए हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। का भी बहिष्कार कर रहे हैं आप। और हाँ, अगर ये सड़क का अगर हमारा कोई निकाल नहीं होता तो आगामी पंचायत निकाल के चुनाव के लिए हम ये पूरा बहिष्कार करेंगे। वोट पूरा 2 गांव कोजावाड़ा और पंचायत है और परिंडा पंचायत है, वो वोट का बहिष्कार करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे हम। उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। संगठन ने EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तक की गई थी, लेकिन करीब 12 साल बाद भी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। संघ ने महंगाई के अनुपात में पेंशन और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की भी मांग की। उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रदर्शन कर EPS 95 सहित श्रमिकों और पेंशन भोगियों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 17 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर 11 सूत्री मांगों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान EPS 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। इसके बाद करीब 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
संगठन ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान वेतन से अंशदान देते हैं और वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था में योगदान करते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली बेहद कम पेंशन में जीवन यापन करना मुश्किल है। भारतीय मजदूर संघ ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया। संगठन का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और रोजमर्रा की ज़रूरतों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन पेंशन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की गई। संघ ने मांग की कि महंगाई बढ़ने के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी उचित वृद्धि की जाए। प्रदर्शनकारियों ने यह सवाल भी उठाया कि चुनावी समय में विभिन्न वर्गों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है, लेकिन लंबे समय तक देश और संस्थानों की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिल रही। संघ ने इसे क्षेत्र श्रमिकों और पेंशन भोगियों के साथ अन्याय बताया। इसके साथ ही भारतीय मजदूर संघ ने बोनस सहित श्रमिकों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार से तत्काल निर्णय लेने की मांग की। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की आय और पेंशन को वर्तमान महंगाई और जीवन यापन की लागत के अनुरूप बढ़ाया जाना जरूरी है। EPS 95 राष्ट्रीय महामंत्री आज संपूर्ण भारत में 17 अगस्त को सभी मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि लंबे समय से लंबित है। जहाँ तक EPS 95 का सवाल है, अभी मात्र 2012 के अंदर 14 के अंदर 1,000 रुपया न्यूनतम पेंशन रखी गई थी। उसके बाद आज 12 साल हो गए, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हम इसको 7,500 रुपये पर मंथ आदमी के लिए मांगना चाहते हैं। हमारा ये भी कहना है कि जब चुनाव होते हैं तो आप मातृशक्ति को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डाल देते हो, लेकिन जो व्यक्ति 35 साल 40 साल तक देश की सेवा करता है और अपने तनख्वाह में से पैसा कटवा कर और वो पेंशन पाने का हकदार होता है, उसको मात्र पेंशन 1,000 रुपये जाती है। ये शर्मनाक है। ये सोचना चाहिए राज्य सरकारों को और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को कि मजदूरों के साथ जिन्होंने सारा जीवन इस देश को बनाने में लगाया, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। अतः हमारी मांग है कि तुरंत इस को 7,500 रुपये किया जाए। बोनस की जहाँ तक मांग है, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है, ना किसी प्रकार की पेंशन बढ़ रही है। तो जिससे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी अनुपात में जो रिटायरमेंट वालों की पेंशन बढ़नी चाहिए और जो नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। यही हमारी मांगे हैं। इसलिए पूरे भारत के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है। जिला परिषद सभागार में नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। करीब 1 घंटे चली इस प्रक्रिया के बाद यह तय हो गया कि कौन सा वार्ड किस वर्ग और किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए वार्डवार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया सुबह 11 बजे जिला परिषद सभागार में शुरू हुई। करीब 1 घंटे में पूरी हुई इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, ADM दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के बाद 80 वार्डों में आरक्षण का पूरा गणित सामने आ गया। नगर निगम के 80 वार्डों में से 32 वार्ड सामान्य यानी ओपन रखे गए हैं, जबकि 16 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। वहीं OBC ओपन के 11, OBC महिला के 5 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा SC ओपन में 5 और SC महिला के 3 वार्ड रहेंगे। वहीं ST ओपन में 5 और ST महिला के 3 वार्ड आरक्षित किए गए। इसी तरह लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया। अब राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की नजर अपने अपने वार्ड के आरक्षण पर टिक गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार उदयपुर नगर निगम मेयर की सीट अनारक्षित यानी ओपन रखी गई है। ऐसे में किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद के लिए दावेदारी कर सकता है। वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब उदयपुर में चुनावी सियासत और दावेदारियों का दौर और तेज होने की उम्मीद है।
नगर निगम की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर चुनावी मोड पे रहती है। कार्यकर्ताओं से संजीव संपर्क, मतदाताओं से संजीव संपर्क, और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता की सक्रियता है और उसको लेकर पहले से ही हम चुनाव मोड में है सभी कार्यकर्ता। रही नोटरी के बाद आज निश्चित तौर से नोटरी निकाली गई और 80 वार्ड का जो चुनाव है थम्पिंग मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारा तो लक्ष्य 80 का 80 रहेगा और निश्चित तौर से सबके मन में जिज्ञासा भी होगी, आपके मन में। भारतीय जनता पार्टी पे व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है और संगठन के आधार पर हम निर्णय करते हैं। शीघ्र ही जिले की चुनाव की प्रबंध समिति बनेगी, कोर कमेटी होगी, सर्वे के आधार पर एक वार्ड का सर्वे के आधार पर टिकट भी होगा। और मैंने पहले भी कहा इस बार सर्वे कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण सर्वे हम लोग लेंगे। जो कार्यकर्ता कहेंगे वो निश्चित तौर से हर दृष्टि से, चाहे सामाजिक समीकरण हो चाहे और समीकरण हो, निश्चित तौर से उसके संगठन के अंदर पकड़ कितनी है, वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उसकी सक्रियता कितनी रही है, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी समय तय करेगी। कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा कर रही है इस बार। कांग्रेस तो लगातार करती है। ये मुंगेरी लाल के हरसिंह सपने 6 बोर्ड हमारे बना, 7वें बोर्ड भी मैंने कहा ना, निश्चित तौर से 7वां बोर्ड भी बनेगा। कांग्रेस का जो अभी कह रहे बोर्ड बनेगा, आप सर्वे कर लो, मेरे को तो गिना दे कितने वार्ड में उनके पार्षद आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शून्य से शुरू हुई है और निश्चित तौर से कार्यकर्ता उनका व्यक्तिगत है जो वो कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ नगर निगम का 7वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। लॉटरियाँ रही है, क्या अब आगे क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो, लॉटरी खुलना भी एक वो कहते हैं कि राजनीति में अब रणनीति होगी। उदयपुर शहर नगर निगम की लॉटरियाँ खुली है। जिसके वार्ड में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात तो कि लॉटरी का कोई मायना नहीं रखता है कार्यकर्ता के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरा मानना है कि उदयपुर शहर की जनता, क्योंकि 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार करा नगर निगम के नेताओं ने, आज कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। आज बारी आ गई है उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को निपटाने की। तो ये लॉटरी तो एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, लेकिन उदयपुर की शहर की जनता एक मानस बना चुकी है कि उदयपुर शहर में इस बार कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत से बोर्ड बनाना है और बोर्ड बनेगा, क्योंकि जनता का माइंड पहले से सेट था। जब सरकार चुनाव से डर रही, 2 साल लेट हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू करी है, तो लॉटरी को हमारे लिए लॉटरी महीना नहीं। और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के 1 से लगा के 80 वार्डों में कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है पूरा सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और अब क्योंकि सरकार के साथ प्रशासन भी है, उनका सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता बिल्कुल तैयार है। क्या पूरी कांग्रेस एकजुट रहेगी इसमें? अलग कहाँ नजर आई आपको? मतलब ये आपका प्रश्न हो सकता है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी इस चुनाव में। और निश्चित रूप से उदयपुर शहर में सभी शहरवासियों को मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड 30 साल में जो भाजपा का भ्रष्टाचार जो हम मुक्त करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर शहर से। क्योंकि शहर की जनता जान चुकी है कि जिस पार्टी ने धर्म के नाम पे जो सत्ता हासिल करी है, राम के नाम पे सत्ता हासिल करी है, आज राम भगवान इनको हटाने के लिए तैयार है। उदयपुर के उमरेड़ा क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि गुजरात से टैंकरों के जरिए केमिकल लाकर गांव के पास बोरिंग के माध्यम से जमीन के अंदर डाला जा रहा है। इससे प्रदूषण फैलने के साथ भूजल प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर फैक्ट्री की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों की शिकायत के मुताबिक उमरेडा ग्राम पंचायत की बंजारा बस्ती में पीवर लीला केमिकल फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गुजरात से टैंकरों के जरिए दूषित केमिकल यहां लाया जाता है और बोरिंग के माध्यम से जमीन के अंदर डिस्पोज किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसका सीधा असर क्षेत्र के भूजल पर पड़ रहा है और ट्यूबवेल तथा हैंडपंपों के लाल पानी आने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि फैक्ट्री से करीब 50 मीटर की दूरी पर राजकीय विद्यालय संचालित हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण का असर विद्यार्थियों और आसपास के रहने वाले लोगों पर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री को ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृति भी नहीं दी गई है। इसके बावजूद गुजरात से केमिकल लाकर उसका निस्तारण किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित केमिकल पर राजस्थान में रोक लगी है। मामले को लेकर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत उमरेडा स्थित बंजारा बस्ती में संचालित पीवर लीला केमिकल फैक्ट्री द्वारा कथित तौर पर दूषित केमिकल को बोरिंग के जरिए जमीन के अंदर डाला जा रहा है। इससे पूरे उमरेडा क्षेत्र का भूजल दूषित होने की बात कही गई है। विधायक फूल सिंह मीणा ने जिला कलेक्टर से फैक्ट्री की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने और ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण करने की मांग की है। वहीं ग्रामीण अब प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करवाने और भूजल को प्रदूषण से बचाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। इस तरह से कंपनी में जो काम चल रहा है, हमारे कैमरामैन ने पहले ही वीडियो विजुअल बना लिए थे उसके। आज हमारे साथ ये क्षेत्रवासी कुछ मौजूद है, इनको दिखाएं। और ये हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं। बताएं सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर पूर्व सरपंच भैरूलाल मीणा में उमड़ा का रहने वाला हूँ। इस संबंध में हमने इन लोगों को बार बार समझाया, भाई ऐसी केमिकल फैक्ट्री गंदी फैक्ट्री यूज मत करो। पास में बंजारा बस्ती के बिल्कुल इस फैक्ट्री के सटी हुई बिल्कुल स्कूल है बच्चों की, बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि इतना जहरीला ये गैस छोड़ते। रहा सवाल ये जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं एसिड का, सारा पानी निकल के इसमें हुआ। वीडियो बना रखा हमने परसों पहले रोज में। आज हम आए हैं मीडिया वाले और हम गांव के आए हैं, तो इसमें इन लोगों ने दबा दिया, इनको ऊपर मतलब लेवल कर दिया, वो नजर नहीं आया। हमारा सभी का ये कहना है कि इस फैक्ट्री को शायद पंचायत के से परमिशन मिली है, सरकार ने दी, इसको तुरंत निरस्त करें। अगर निरस्त नहीं की तो बड़ा आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, ना कि हमारे गांव में, क्योंकि ये आने वाले बच्चों के भविष्य पे बुरा असर पड़ा, बच्चों की जिंदगी खराब होगी, ग्रामवासी को भी हो रही है। तो हमारा सबसे ये है, प्रशासन से ये निवेदन करें तुरंत प्रभाव से इसको तुरंत बंद कराए, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी, इसको बंद करवाएगी। जनता पीछे नहीं रहेगी इस फैक्ट्री के लिए, क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है और जनता के लिए बहुत घातक परिणाम है। मैं मेरी बात यही कहता हूँ। हाँ, सरकारी स्कूल बोल दिया हमने उनको पूछा कि भाई ये माल कहाँ से आ रहा है, ये वेस्ट ये एसिड कहाँ से ला रहे हो आप? बोले हमारे गुजरात से आ रहा। हमने भाई गुजरात में इसको वहाँ करो ना, नहीं हमारे वहाँ नौजवान है, वहाँ नहीं करने देते, इसलिए यहाँ लोग नहीं, यहाँ जानवर रहते, इसलिए यहाँ ला के करे। तो ये बहुत गलत है, सरासर बिल्कुल कानून के विरुद्ध है, जनता के साथ खिलवाड़ है और जनता के साथ धोखा। इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। और साथ में कोई यहाँ का है, इसी फैक्ट्री का कोई ऐसा है नुमाइंदा जो उदयलाल बंजारा को सरेआम धमकी दे रहा है, अगर तुम विषय मत आओ नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो ये भी इनकी दादागिरी है, दादागिरी तो चलने वाली नहीं है। जनता के सामने इनकी क्या दादागिरी चलेगी? तो इसलिए हमारा तो यही है, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इस फैक्ट्री को तुरंत बंद कराने का आदेश बनवाए, अन्यथा आगे कोई आंदोलन होगा, जो भी बात बढ़ेगी तो प्रशासन जिम्मेदार है, हमारे ग्रामवासी जिम्मेदार नहीं है। सर, आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है ये जो हेजार्ड डस्ट है गुजरात में क्यों नहीं हो सकता? तो हमने पूछा भाई, इंक्वायरी की, तो गुजरात में इसकी परमिशन ही नहीं है कि बहुत भयंकर, लोगों के लिए बहुत भयंकर केमिकल है, उससे जनहानि होती है। पास में नजदीक अपनी प्राथमिक बंजारा स्कूल है, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की आंखें जलती है। इनको 2 बार हमने नोटिस दे दिया, फिर भी अपनी मनमर्जी से करते हैं, गुंडे पाल रखे हैं, धमकियां दिलाते हैं फोन पे, तुमको यहाँ उमड़ा में रहना नहीं है क्या? हमारे उदयलाल जी बंजारा हैं, उनको मेरे सामने फोन करके धमकी दी गई है कि साहब आपको यहाँ उमड़ा में आने नहीं देंगे। तो इसका मतलब इन फैक्ट्री वालों ने गुंडे पाल रखे हैं। सर, जैसा कि आप बता रहे उदयलाल जी को जो धमकी दी गई, तो आपने इस
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई वो करी? आज हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज हम सब ग्रामीण लोग एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पे, उनको भी बुलाया है, वो अभी तक आए नहीं है। हमने 2 दिन पहले ही नोटिस दे दिया है, अभी तक नहीं आए। इन केमिकल की परमिशन कहाँ से मिली, क्यों मिली, ये जानकारी हम उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट ला के दो। पंचायत से मिली, पंचायत इसको निरस्त करेगी और उसको फैक्ट्री सील की जाएगी। ये है, बाकी बात जैसा कि हमारे साथ एक वर्तमान सरपंच साहब है, सर बताएं। मेरा नाम गोपाल मीणा है। मैं ग्राम पंचायत उमड़ा का प्रशासक हूँ वर्तमान में। इस ग्राम वालों की एक कंप्लेंट आई थी, पहले 2 बार आई है कि हमारे बंजारा बस्ती में इस नाम की फैक्ट्री चल रही है, उसमें बहुत लोग परेशान है। तो हमने जो भी इनके नोटिस भेज के इनके कंपनी वालों को नोटिस भेजा है, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनको पंचायत में लेके आए और उन्हीं डॉक्यूमेंट को हमने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को हमने भेज दिया है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट अपनी जो उचित कार्रवाई है वो करे, देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस टाइप का जो मैं पुलिस प्रशासन है, जो उनको निवेदन करता हूँ कि इस तरह से अगर बाहर से अन्य राज्यों से गाड़ियाँ आ रही है तो उनका थोड़ा सा निगरानी करे, ताकि इस तरह गाड़ियाँ और ऐसे केमिकल के वेस्ट वाले राजस्थान में एंट्री नहीं हो रही, इधर गाँव में इसका यूज नहीं हो, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर नहीं पड़े। जैसा कि हमारे साथ और क्षेत्रवासी मौजूद है, सर आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? सर बिल्कुल सर, ऐसी तरह की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। पास में ही, जस्ट पास में हमारा स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। कई बार हमने पंचायत से लेटर भी दिलवाया इस फैक्ट्री को, तो अभी सुन नहीं रहे। आए दिन केमिकल रोड पे बाहर हैं। आज 12 तारीख की रात की घटना है ये कि रोड पे टैंकर खड़ा था। 10 दिन से मैंने पूर्व इनको फैक्ट्री के मालिक को बोला था कि रोड पे मत करो टैंकर। उसके बाद भी इन्होंने रोड पे टैंकर खड़ा करके और रात को इन्होंने एसिड रोड पे स्कूल के पास में बहा दिया इन्होंने। उसके बाद मैंने थाने में कंप्लेन भी की है और टैंकर जब्त भी किया है। टैंकर थाने में पड़ा हुआ है अभी। जी, पैर भी जल के 2 जने को गंभीर रूप से घायल है। कितने दिन का अल्टीमेटम देते हैं? हम 15 दिन की दे रहे हैं। इस 15 दिन में फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए। पंचायत ने अगर दिया इनको परमिशन तो पंचायत निरस्त करे और उसको सील करे फैक्ट्री को। अगर यूआईटी ने या यूडी ने दिया है तो वो आके निरस्त करे और उसको, और प्रदूषण विभाग ने दिया तो वो आके निरस्त करे। 15 दिन में अगर इसका अल्टीमेट नहीं दिया तो हम बिल्कुल मतलब भारी आंदोलन है। इसमें खाली बंजारा बस्ती पूरा गांव उठ के आएगा। यहाँ कम से कम 5000 घर कोई बस्ती है, सारे उठ के आएंगे। क्यों? जनहित में लड़ना पड़ेगा हमें। किसी के साथ हो रहा तो ये थोड़ी एक दूसरे का हम साथ देंगे। बिल्कुल, ये मैं पूर्व सरपंच बेरूलाल मीणा बोल रहा हूँ। 15 दिन के बाद में हुआ तो बड़ा आंदोलन की तैयारी में हम लोग। क्यों कि जनता के साथ धोखा हो रहा है, लोग बाग बुरी तरह से। और इस तरह का पानी रो रहा तो पूरा नेशनल पार्क खराब होगा। नीचे बागरा तलाब में हजारों मछलियाँ मर रही है, नहीं तो अभी देख लो आप, है ये कंडीशन है। हम इनको बोला 4 दिन पहले आके आप बंद करो। ये क्यों करा? किसने दिया आपको परमिशन? हम बताए किसने दी? कैंसिल करो आप। ये जरूरी थोड़ी जनहित में हो रहा तो करना पड़ेगा। जब ये गुजरात का रॉ मटेरियल ला के यहाँ करे तो गुजरात में 9 जोन बताया इनने, भाई वहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ कोई इंसान नहीं है जानवर। गुजरात में क्यों नहीं होता? तो हमारा ये कहना है 15 दिन सरकार इसमें अल्टीमेट दे। भाई किसने दी, क्यों दी, इसको निरसन नहीं करते हैं तो फिर जनता आंदोलन पे उतरेगी। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, ना कि हमारे गाँव वालों की। तो यहाँ अगर नहीं सुनेंगे कोई तो कलेक्टर के सामने धरना देंगे हम। हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि जिला लेवल पे तो मामला वही है। प्रथम व्यक्ति तो वही है, जिला कलेक्टर महोदय है। वहाँ देंगे हमारी वहाँ सुनवाई होगी, वहीं देंगे। और क्या, यहाँ अगर नहीं सुनवाई होगी तो वहाँ जाएंगे हम लोग और वहाँ। हाँ ठीक सर। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया इस फैक्ट्री को बंद करने का। अगर 15 दिन में फैक्ट्री अगर ये बंद नहीं होती है, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये 15 दिन आम अनशन करेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो सारे ग्रामवासी इकट्ठे होकर ये कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए तब तक जुड़े रहिए आप टी न्यूज राजस्थान के साथ। उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। संगठन ने केरल के कासरगोड जिले में एक शिक्षक के निलंबन का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन का आरोप है कि शिक्षक ने परीक्षा में पूछे गए वीर सावरकर से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर दिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। महासंघ ने इसे अलोकतांत्रिक कार्रवाई बताते हुए शिक्षक को तत्काल बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उदयपुर में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने केरल के कासरगोड जिले में शिक्षक गुरुप्रसाद के निलंबन का विरोध किया। महासंघ के उदयपुर जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह झाला ने बताया कि परीक्षा में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से जुड़ा एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न में विद्यार्थियों के सामने अलग अलग विकल्प भी दिए गए थे
और शिक्षक द्वारा उसका उत्तर बताए जाने के बाद उन्हें निलंबित किए जाने का मामला सामने आया। संगठन ने शिक्षक के निलंबन को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा, यदि प्रश्न पत्र में किसी तरह की गलती थी या प्रश्न को लेकर कोई विवाद था तो इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए थी। महासंघ ने मांग की कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसमें विकल्प शामिल किए जाने तक पूरे मामले की जांच की जाए और यदि किसी स्तर पर गलती हुई है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महासंघ का कहना है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को लेकर सवाल पूछे जाने पर मात्र शिक्षक के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। संगठन ने इसे शिक्षा के राजनीतिकरण से जोड़ते हुए कहा कि शिक्षकों के साथ किसी भी तरह की अलोकतांत्रिक कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि शिक्षक गुरु प्रसाद का निलंबन तत्काल रद्द कर उन्हें पुनः सेवा में बहाल किया जाए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगठन के अनुसार यह विरोध केवल उदयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से देश भर में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। विद्यालय शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महासंघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शिक्षक की बहाली की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप और शिक्षकों के साथ पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के खिलाफ वह आगे भी आवाज उठाता रहेगा। आज किस तरह का ज्ञापन है और क्या मांग है? मैं पुष्पेंद्र सिंह जाला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिलाध्यक्ष उदयपुर राजस्थान विद्यालय शिक्षा से हूँ। वर्तमान में देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केरल के कासरगोड जिले में एक ऐसी घटना हुई है जहां का शिक्षक जो गुरु प्रसाद जी ने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न कुछ अब सद जो भी दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, उसमें वीर सावरकर जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके बारे में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा समय जो है जेल में कौन रहे, और उसका उत्तर देने पर संबंधित शिक्षक को केरल सरकार ने निलंबित कर दिया है। उसके विरोध में कि उसकी तत्काल उसकी वापस बहाली की जाए उन शिक्षक महोदय की, और जो निष्पक्ष जांच कि जब भी ये जो प्रश्न पत्र बना उससे लेकर के किसने उसको उसमें अवसद विकल्प दिया था, उन सारी चीज़ों की बारीकी से जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का इस तरह से अपमान नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते और उसमें प्रश्न पूछने के नाते जिस तरह से शिक्षक के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से उनका निलंबन किया गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासंघ राष्ट्रीय स्तर से इसका पुरजोर शब्दों में पूरे भारत भर में उसका विरोध कर रहा है। और हम चाहते हैं कि तत्काल उस शिक्षक का निलंबन रद्द करके पुनः उसको बहाल किया जाए। और आज का जो ज्ञापन पत्र केरल के राज्यपाल, प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर दिया जा रहा है, और इसमें विद्यालय शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के भी हमारे साथ इसमें सम्मिलित हैं, दोनों ही इकाई मिल करके, क्योंकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में कॉलेज शिक्षा और विद्यालय शिक्षा दोनों ने मिल करके आज जो है पूरे भारत भर में ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा है। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह से तानाशाही शिक्षा का राजनीतिकरण करना कतई है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। और संबंधित शिक्षक को तत्काल बहाल करे और पुनः उसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह का ज्ञापन हम आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय, केरल के राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को भेजने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। आप सबने हमारा सहयोग किया है, पधारे मीडिया वाला, आप सबका हृदय से आभार। जय भारत, जय राजस्थान। उदयपुर सहित टीएसपी क्षेत्र में नर्सिंग पदों की कमी को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और मरीजों के भार के अनुसार नर्सिंग पदों का नए सिरे से निर्धारण होना चाहिए। टीएसपी क्षेत्र के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 4000 और एएनएम के 2000 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। टीएसपी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के बीच नर्सिंग पदों की संख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मांगकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और मरीजों के भार को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग पदों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्धारण किया जाना जरूरी है। दरअसल वर्ष 2013 में नर्स ग्रेड द्वितीय की सीधी भर्ती में पूरे राजस्थान के लिए करीब 15,000 पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 की भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के लिए 522 पद निर्धारित किए गए। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिले और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिली। वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में प्रदेश भर के लिए करीब 8,750 पद निर्धारित किए गए, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसका सीधा असर स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों के रोजगार अवसरों पर पड़ा और क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ की कमी का मुद्दा फिर सामने आ गया। अब टीएसपी क्षेत्र के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 4,000 और एएनएम के 2,000 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। इसके साथ ही समाप्त किए गए पुराने पदों को फिर बहाल करने और नए तथा क्रमोन्नत स्वास्थ्य संस्थानों के अनुसार नए पद सृजित करने की मांग भी रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के स्वीकृत और कार्यरत नर्सिंग पदों का स्थानवार पुनरीक्षण करने, स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों को पर्याप्त रोजगार देने और उन्हें अनावश्यक रूप से दुरुस्त और गैर टीएसपी क्षेत्रों में पदस्थापित होने की राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि टीएसपी क्षेत्र में नए स्वास्थ्य संस्थान खुल रहे और कई संस्थानों का क्रमोन्नयन भी हुआ है। ऐसे में नर्सिंग पदों की कमी का असर आदिवासी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के साथ स्थानीय बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थियों पर भी पड़ सकता है। नाम परिचय दो। जी, मेरा नाम दक्ष शर्मा है। मैं डूंगरपुर से आया हूँ। नर्सिंग राजस्थान नर्सेस भर्ती संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले हम टीएसपी क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों द्वारा आज कलेक्टर साहब उदयपुर के माध्यम से पूरे टीएसपी के हम साथी सैकड़ों की संख्या में आज उदयपुर में उपस्थित हुए हैं। हमारी नर्सिंग भर्ती सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारी राजस्थान सरकार द्वारा कि भर्ती विज्ञापन मेरिट प्लस बोनस अंक से जारी किया जाए और जल्द शीघ्र उस भर्ती विज्ञापन को जारी किया जाए। उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया में मेरिट प्लस बोनस अंक 10, 20, 30 को शामिल किया जाए और पर्याप्त मात्रा में राजस्थान के अंतर्गत 12,000 पद नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 पद एएनएम के स्वीकृत किए जाएं। और टीएसपी क्षेत्र के साथ में जो बरसों से जो कुठाराघात किया जा रहा है, आज 2013 की भर्ती के अंतर्गत पूरे राजस्थान में करीब 15,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सीधी भर्ती कराई गई नियमित पदों पर पूरे राजस्थान में सारे पद चले गए गैर अनुसूचित क्षेत्र में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो आगामी भर्ती जारी की जाए उसके अंतर्गत सब टीएसपी क्षेत्र के लिए पदक से नए पद स्वीकृत की जाए। 2018 की भर्ती में हमारी सरकार द्वारा हमको न्यूनतम 522 पद दिए गए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली 2023 की जो भर्ती चली गई उसके अंतर्गत हमारी को एक भी पद नहीं दिया गया। 8,750 पदों पर भर्ती आकर के चली गई और टीएसपी क्षेत्र के 9 जिलों के अंतर्गत एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया। तो ये हमारे टीएसपी क्षेत्र में बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और हम डबल इंजन की सरकार से यही आह्वान करते हैं और हमको पूर्ण विश्वास है माननीय भजनलाल जी सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय की द्वारा कि हमारी सरकार हमारे को जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करेगी और जल्द मेरिट प्लस बोनस अंक से भर्ती विज्ञापन जारी करेगी और टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से पद जारी करेगी और हम पूर्ण आश्वस्त है। और आज हमने ये कलेक्टर साहब को ये माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को, ठीक है, अपने जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, गजेंद्र सिंह जी खिसवर चिकित्सा मंत्री को हमने ज्ञापन दिया और प्रमुख शासन सचिव महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होगा और अनुभवी पूर्ण कार्मिकों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। उदयपुर के तितरेडी क्षेत्र में अम्बाफला से प्रस्तावित 80 फीट रोड की बदहाल स्थिति अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। सोमवार को इसी मार्ग पर 2 स्कूल बसें फंस गई। बसों में स्कूली बच्चे सवार थे, जिससे मौके पर चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मार्ग की समस्या को लेकर जिला प्रशासन, नगर विकास प्राधिकरण और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने जल्द सड़क सुधार की मांग की है।
उदयपुर के तितरेड़ी क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति का खामियाजा अब स्कूली बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। अम्बाफला से प्रस्तावित 80 फीट रोड पर सोमवार को 2 स्कूल बसें रास्ते में फंस गई। सड़क की स्थिति ऐसी है कि भारी वाहनों के साथ स्कूल बसों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मार्ग लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। सड़क निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर 80 फीट रोड प्रस्तावित है, लेकिन मौके पर पर्याप्त सड़क सुविधा विकसित नहीं होने से आवाजाही में लगातार दिक्कतें सामने आ रही है। सोमवार को जब 2 स्कूल बसें इस मार्ग से गुजर रही थी तभी वे सड़क पर फंस गई। बसों में स्कूली बच्चे मौजूद थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने किसी बड़े हादसे की आशंका जताई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर और नगर विकास प्राधिकरण को ईमेल के जरिए सूचना दी जा चुकी है। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायक को भी कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि स्कूल बसों के साथ साथ इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। सड़क पर यदि बारिश या कीचड़ की स्थिति बनती है तो परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित 80 फीट रोड को लेकर लंबित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और जब तक स्थायी सड़क का निर्माण नहीं होता तब तक मार्ग को सुरक्षित और आवागमन योग्य बनाया जाए। लोगों का कहना है कि किसी हादसे के बाद कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन को पहले ही समस्या का समाधान करना चाहिए। अब देखना होगा कि 2 स्कूल बसों के फंसने की घटना के बाद जिम्मेदार विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और तितरेड़ी के इस मार्ग पर कब तक सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था हो पाती है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के लोसिंग गांव में मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक महज 8 दिन के भीतर कई मंदिरों और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया। मंदिरों से चांदी के आभूषण, छत्र, चरण पादुका, घंटियां और नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि संदिग्धों का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे जाने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सोमवार को ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोसिंग गांव में चोरी की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार 2 अगस्त की रात गांव के प्रमुख मंदिरों में चोरी हुई। इसके बाद 8 अगस्त की रात फिर 2 से 3 मंदिरों और मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरों का गिरोह रात में गांव में प्रवेश कर आसपास के घरों के मुख्य द्वार बाहर से बंद कर देता है। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। 2 अगस्त की घटना के बाद गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी गई। 3 अगस्त को थानाधिकारी गोगुंदा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इसी दौरान चिंदाड़ों की भागल स्थित आशापुरा मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 संदिग्धों की आवाजाही दिखाई दी। ग्रामीणों के अनुसार फुटेज में संदिग्धों के हाथों में धारदार हथियार भी नजर आए। यह फुटेज पुलिस और को उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अन्य दुकानों और स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। मोबाइल लोकेशन सहित अन्य तकनीकी जानकारी जुटाने और पूर्व में चोरी की घटनाओं में गिरफ्तार या संदिग्ध रहे लोगों से पूछताछ की कार्रवाई भी नहीं हुई। ग्रामीणों ने गांव और आसपास गांजा, अफीम और शराब की अवैध बिक्री वाले स्थानों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। चोरी की वारदात पिपलास माता, भुआज माता, आशापुरा, रामदेव जी, चारभुजा, मामादेव बावजी और कालका माता मंदिर में होने की जानकारी दी गई है। मंदिरों से मूर्तियों पर जड़े आभूषण, नकदी, भेंट पात्र, चांदी के छत्र, कटोरियां, घटिया और चरण पादुका चोरी होने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीर जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगालने और
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जी भाई साहब, किस तरह का ज्ञापन है? सर, हमारे लोसिंग गांव में पिछले 15 दिनों में लगभग 8 मंदिरों के ताले टूट गए और इससे मंदिरों की जो मूर्तियां थी उन पर जो आभूषण चढ़ा रखे थे वो आभूषण, छतर, चरण पादुकाएं और मंदिर में जो नकदी पड़ी रहती जिसका हिसाब किताब नहीं होता क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते हैं, तो एक निश्चित समय पे ही उसको गिना जा सकता है। तो वो रकम भी चोरी हुई है और पहले 2 तारीख को चोरी हुई थी। थानाधिकारी आए थे मौके पे, उनको ग्रामीणों ने एक जगह के मंदिर के पास के फुटेज उपलब्ध कराए थे। वो 4 संदिग्ध लोग थे, उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह हथियार थे और मोबाइल भी था। तो ग्रामीणों ने कहा कि तकनीकी आधार पर यदि जांच की जाती है तो वहाँ मोबाइल की लोकेशन किसकी मिलती है उसके आधार पर यदि जांच की जाती है तो चोरों का खुलासा होगा। तो इसी तरह 1 साल पहले भी उस मंदिर में 2-2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई और पुलिस प्रशासन ने पिछले 15 दिनों में गांव के चौराहे पर या अन्य दुकानों पर जो सीसीटीवी लगे उनको खंगालने की कोई व्यवस्था नहीं की, न रात्रिकालीन गश्त की। तो चोरों का फिर हौसला बुलंद हुआ और 8 दिन बाद 8 अगस्त को फिर चोरों ने 4 मंदिरों को और 2 मोटरसाइकिलों को निशाना बना लिया। तो इस तरह की चोरी की जो वारदातें हो रही है, ग्रामीणों में आक्रोश है और सबसे बड़ा आक्रोश इस बात पर है कि धार्मिक आस्था और विश्वास पर जब हम हिंदू धर्म में हम मंदिरों के ऊपर आश्रित है कि वो हमारी रक्षा करेंगे और वहाँ ही चोरों ने डाका डाल दिया। क्या तो आप इससे क्या मानते हैं? मतलब बार बार उसी मंदिरों को या फिर उसी गांव को टारगेट किया जाता है? उसी गांव को बार-बार सर ये हमने थानाधिकारी जी को भी कहा कि जो कई बार चोरी की वारदातों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है किसी जगह में, उन संदिग्धों की सूची बनावें और उनको उनसे पूछताछ करें तो कोई न कोई क्लू मिलेगा। और हमारा ऐसा मानना है सभी ग्रामीणों का कि गांव का कोई व्यक्ति सम्मिलित है, इसी वजह से ये चोरियां हो रही है क्योंकि मंदिर सब गांव के अंदर आबादी क्षेत्र में स्थित है। वहाँ चोरियां होना और उनकी लोकेशन देना गांव का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होगा तो ही संभव है। बाकी बाहर के व्यक्ति मुख्य सड़क से निकलेंगे तो वहाँ हो सकती है चोरी, लेकिन मंदिरों गांव के अंदर होते हुए वहाँ चोरियां हो रही है तो ये अपने आप में संदेह हो रहा है। आज क्या मांग की है आपने? हम अभी जिला पुलिस अधीक्षक से मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारे दुकानें हैं उनमें जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जाए, पुलिस की गश्त व्यवस्था हो और जो अवैध गतिविधियां चल रही है गांव में, कोई गांजे की बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है अधिकृत दुकानों के अलावा भी, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए और जो बाहर के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं ईंट भट्टों पे कर रहे हैं, कहीं टावर लगा रहे हैं, उन लोगों की भी लोकेशन, उन लोगों का भी रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा। गोगुंदा में श्री राजपूत करनी सेना मेवाड़ की जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह झाला के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में उदयपुर जिला टीम और विभिन्न तहसीलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने, समाज की एकता और सामाजिक हितों के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा हुआ। नवीन पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। गोगुंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री राजपूत करनी सेना मेवाड़ की नई कार्यकारिणी को गठन को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह झाला के नेतृत्व में किया गया। इसमें उदयपुर जिला टीम के साथ जिले के अलग अलग तहसीलों से संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यक्रम में संगठन की आगामी गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने समाज की एकता, अखंडता और सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। नवीन कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई और सभी ने संगठन के उद्देश्य के अनुरूप सक्रियता से काम करने की अपील की। कार्यक्रम में जिला संरक्षक चंद्रवीर सिंह केरोलिया, एडवोकेट फतेह सिंह राठौड़, प्रेम सिंह देवड़ा, उदय सिंह देवड़ा, रंजीत सिंह शक्तावत, महिपाल सिंह देवड़ा, महेंद्र सिंह देवड़ा, निर्भय सिंह राणावत, मानवेंद्र सिंह चौहान, हनुमान सिंह पवार, पवन सिंह पवार फलासिया, भगवत सिंह पवार फलासिया, संपत सिंह गोगुंदा, पर्वत सिंह देवड़ा और उमराव सिंह पवार बस्सी मौजूद रहे।
इसके अलावा शक्ति सिंह पवार, बस्ती जिला मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह मोजावत, राजेंद्र सिंह पवार और धन सिंह सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यकारिणी गठन के बाद मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। संगठन की ओर से समाज की एकता, सम्मान और संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करने की बात कही गई। बोल करणी मात की जय, बोल चार भुजा नाथ की जय, बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। उदयपुर में हाईवे पर रात के समय वाहन चालकों को धारदार हथियार की नोक पर लूटने वाली गैंग का गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी रात के अंधेरे में हाईवे पर रुके कार और ट्रक चालकों को निशाना बनाते थे और हथियारों के बल पर सोने के आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस जांच में दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच हाईवे पर लूट की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। उदयपुर में हाईवे पर रात के समय वाहन चालकों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले गैंग का गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन और लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामला 4 जुलाई की रात का है। अहमदाबाद निवासी कौशल राजेंद्र वर्मा अपने साथियों के साथ उदयपुर से अहमदाबाद जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे बारिश के दौरान उन्होंने काया स्थित अहमदाबाद बाईपास पुलिया के नीचे अपनी कार रोकी। कौशल वर्मा और उनके साथी जयेंद्र सिंह कार से नीचे उतरे थे, जबकि एक साथी वाहन में ही मौजूद था। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर करीब 6 बदमाश वहां पहुंचे। आरोपियों के हाथों में तलवारें थी। बदमाशों ने जयेंद्र सिंह को घेर लिया और उनके कान में पहने सोने की बालियां खींचकर छीन ली। इसके बाद उनके साथ मारपीट करते हुए घड़ी और नकदी मांगी गई। इसी दौरान 3 बदमाश कौशल वर्मा के पास पहुंचे और जान से मारने की धमकी देकर उसके हाथ में पहना सोने का करीब 2.5 तोले का ब्रेसलेट और रुद्राक्ष की माला छीन ली। उसकी जेब से करीब 4 से 5 हजार रुपए भी निकाल लिए गए। बदमाशों ने कार की तलाशी लेकर उसमें रखा बैग भी उठा लिया। बैग में करीब 2.5 लाख रुपए रखे थे। आरोपी रकम निकालने के बाद खाली बैग कार के पास फेंकर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। घटना के बाद गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने बलीचा से लेकर खेरवाड़ा तक हाईवे पर लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही पूर्व में हाईवे लूट की वारदातों में चालानशुदा अपराधियों और मुखबिर तंत्र से जानकारी जुटाई गई। लगातार जांच के बाद पुलिस ने अशोक कुमार मीणा, लालचंद मीणा, जगदीश कुमार और मनीष डामोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से भी लूट और चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। जांच में पुलिस ने हाईवे पर लूट की कई अन्य वारदातों का भी खुलासा किया है। दिसंबर 2025 में मौजा गोजा में ट्रक चालक से 3,000 रुपए लूटने, 2 जून 2026 को बारापाल में कार चालक से सोने की चेन छीनने, 5 जुलाई को काया पुलिया पर कार सवार से 8,000 रुपए लूटने, 1 अगस्त को बारापाल में ट्रक चालक के से 7,000 रुपए और 2 अगस्त को उंडावेला में कार चालक से सोने की चेन और 300 रुपए लूटने की वारदात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिन में होटल और रिजॉर्ट में काम करते थे और रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हाईवे पर वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी मोटरसाइकिल पर धारदार हथियार लेकर निकलते और हाईवे किनारे रुके कार या ट्रक को देखकर वाहन चालकों को निशाना बनाते थे। लूट के बाद साइड के रास्तों से फरार होकर अगले दिन वापस अपने काम पर चले जाते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य लोगों और लूटे गए माल के बारे में जानकारी जुटा रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के आश्रम में मासूम से यौन शोषण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। आश्रम संचालिका की भूमिका भी आई जांच के दायरे में। उदयपुर के देबारी अम्बेरी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर। ट्रेलर ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक हुआ घायल। मदद के बहाने राहगीर का अपहरण करने वाली गैंग हुई बेनकाब। उदयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। घायल होने का नाटक कर वसूलते थे रंगदारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।